आज की कहानी गवार। राघव, याद है ना? कल तुम्हारे दादू गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। हम्म। अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही राघव ने जवाब दिया, तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना है। जगह बना लो। व्हाट? देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट माई प्राइवेसी? नवीन और चारू ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव को पूरी उम्मीद थी कि पापा न सही, मम्मा तो उसका पक्ष लेंगे। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। चारू की बात सुन राघव को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली। बस पैर पटता हुआ वहां से चला गया। नवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। नवीन के पिता कैलाश मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके नवीन को पढ़ाया। कैलाश अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते ज्यादा नहीं पढ़ सके। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे नवीन को उच्च शिक्षित बनाना। नवीन ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज नवीन मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। नवीन की शादी कैलाश ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी चारू से की। चारू एक ऐसी लड़की जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। नवीन के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। नवीन और चारू ने बहुत बार कहा मुंबई आने, पर वे दोनों नहीं मानते थे। कहते, हमारा मन गांव में ही लगता है। नवीन साल में एक दो बार गांव जाता। वे लोग भी मुंबई जाते तो थे, पर ज्यादा समय नहीं रुकते। नवीन ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और चारू वीडियो कॉल पर उनसे बात न करते हों। एक बेटे के जो फर्ज होते हैं उन्हें नवीन बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने नवीन की माँ रात को जो सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। नवीन चारू पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने कैलाश बेटे का स्नेहिल स्पर्श पा फूट फूट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर नवीन ने कलेजे से लगा लिया। एक उम्र में इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। नवीन, तेरी माँ चली गई। कपकपाती आवाज में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवन साथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव गहरा, बहुत गहरा हो जाता है। शायद इसलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्पर्श पिता को समझाने के लिए पर्याप्त था कि नवीन सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब चारू ने अपने ससुर कैलाश जी को समझाया, पापा, अब तक तो आप दोनों थे, इसीलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? कैलाश जी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। चारू ने उनके सामने घुटनों पर बैठ धीरे से उनके झुर्रीदार हाथ थाम लिए। एक अनकहा वादा, एक अबोला आश्वासन। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, नवीन ने निर्णय सुनाते हुए कहा, और चारू ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। कैलाश अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगिनी पर निर्भर थे, उसका अचानक चले जाना, खुद की तबीयत का ठीक नहीं रहना, नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा, और उस सबसे परे बच्चों की परवाह और प्यार। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर चारू के सिर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है यहाँ, जमीन ठेके पर देनी होगी और भी बहुत कुछ समेटना होगा। नवीन चारू वापस गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 17 साल का राघव नहीं समझता था। नवीन ने कुछ साल पहले 3 BHK फ्लैट खरीदा था। मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी खासा महंगा होता है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए राघव से दादू के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था। राघव को लग रहा था कि दादू के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि राघव को अपने दादाजी से लगाव नहीं था,
इससे पहले जब भी वो गांव जाता या कैलाश जी मुंबई आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी। लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे। ऊपर से टीन एज राघव का मन समझौते के लिए तैयार न था। अगले दिन कैलाश आ तो गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। चारू ने उनका सामान राघव के कमरे में लगा दिया। राघव मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जानता था कि नवीन अपने पिता को कितना प्यार करता है। कैलाश जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने वर्षों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। ये बात नवीन और चारू तो समझते थे, लेकिन राघव के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। चारू कैलाश जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहां कैलाश की कुछ हम उम्र लोगों से दोस्ती होने लगे। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को सैर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। चारू ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। पापा, आप जाइए, मैं यहीं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ। कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। कैलाश पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, सामने नवीन खड़ा था। कैलाश के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा, आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची, तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज्यादा नहीं। कैलाश अब संतुष्ट थे। उनके मन का संशय लगभग खत्म हो गया था। राघव के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना मान अनदेखा कर देते। राघव हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। नवीन और चारू को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले चारू ने कैलाश और राघव दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। राघव, हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादू का खाना मैंने बना दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करके उन्हें खिला दिया करना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, राघव ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। कैलाश गीता का पाठ कर रहे थे और राघव अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं था। 2 बजे के करीब कैलाश को भूख लगी। उठकर देखा तो राघव हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज तक सुनाई नहीं दी। कैलाश वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा लें, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसीलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए थे और राघव अब भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। कैलाश उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ। गर्म करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे। न जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सारी दाल जमीन पर गिर गई। राघव दौड़कर रसोई में आया और वहां का हाल देख गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। न कोई प्राइवेसी छोड़ी है, न सुख चैन। गंवार कही के। कैलाश अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। ऊपर से राघव का चिल्लाना। निरीह पशु की तरह खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर राघव की इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा सिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने नवीन और चारू को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। चारू राघव को धकेल रसोई में घुसी। पापा, आपको लगी तो नहीं? आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा चारू, सारी दाल तो मुझसे। घबराए और अपमानित कैलाश ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। चारू ने खाना लगाकर पहले कैलाश जी को खाना दिया और उसके बाद
रसोई समेटी। नवीन बिल्कुल खामोश था और चारू ने भी राघव को कुछ नहीं कहा। इसीलिए राघव को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, कैलाश बुझे हुए आहत थे। नवीन भाव शून्य दिख रहे थे और चारू कैलाश को नॉर्मल फिर कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं राघव के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद नवीन बोला, राघव, तुम कल गांव जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे। तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है। वो तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव क्यों? अब वहां क्या है? दादू भी यहीं आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो। है ही क्या वहां, मिट्टी, गंदगी और गंवार लोग। राघव, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहां रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते नवीन ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता हैं, जिन्हें तुम गुमार बता रहे हो। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर नवीन, बच्चा है वो। हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दो। नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की, तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर, मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करके, उन्हें गवार कह कर भी इसने कोई गलती नहीं की है। राघव, जिन्हें तुमने आज गवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे पापा। सिर्फ एक ही धुन थी, मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? चारू बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो नवीन से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं। राघव, उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की जरूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना, मैंने ट्रेन के टिकट करवा दिए हैं। थैंक यू।